नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, हम आ गए हैं लास्ट चैप्टर में, लास्ट यूनिट, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923। देखो, इस एक्ट में हम ये देखेंगे कि अगर किसी बंदे को इंजरी हो जाती है, किसी बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको कितना कंपनसेशन दिया जाएगा। ठीक है। तो कवरेज देख लेंगे इस एक्ट का क्या है, डेफिनेशन क्या होगी, एम्प्लॉय की, एम्प्लॉयर्स की लायबिलिटी क्या होगी कंपनसेशन को लेकर, जिस बंदे के लिए काम कर रहे थे तुम, उस बंदे की क्या जिम्मेदारी बनती है, कितना कंपनसेशन देगा, क्या है कंपनसेशन, और कमिश्नर की अपॉइंटमेंट कर देंगे कि अगर कंपनसेशन नहीं देता और अगर कंपनसेशन कम देता है तो कहाँ पे जाके हम अपील करेंगे, कहाँ पे जाके हम इसके खिलाफ केस लड़ेंगे। छोटा सा चैप्टर है और इसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही कवर करेंगे। ठीक है। तो देखो, ये एक्ट होल ऑफ इंडिया, सभी पूरे भारत में अप्लाइड है, चलता है, मतलब है एप्लीकेबल। इट अप्लाइज टू एम्प्लॉयज, ये उन कर्मचारियों के लिए जो काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, माइंस में, प्लांटेशंस में, ट्रांसपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट में, कंस्ट्रक्शन वर्क में, रेलवे, शिप्स, क्रूज एंड अदर हजार्डियस ऑक्यूपेशंस। हजार्डियस ऑक्यूपेशन मतलब जहाँ पे काम करने से बीमारी हो सकती है, जहाँ पे काम करने से हाई चांसेस हैं एक्सीडेंट होने के। एंड अदर एम्प्लॉयमेंट, आपने के जी एफ मूवी देखी है, के जी एफ में क्या होता है, कोयले के उसमें काम कर रहे होते हैं, बताओ कितने एम्प्लॉय वहाँ पे मरते हैं। एंड अदर एम्प्लॉयमेंट्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2 ऑफ द एक्ट, एक्ट में शेड्यूल 2 में डिफाइन है। इट कवर्स ऑल वर्कमैन, सारे वर्कमैन को कंसिडर कर लेते हैं, अदर देन कैजुअल वर्कर एंड वर्कर्स एम्प्लॉयड अदर देन फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयर्स ट्रेड और बिजनेस। मतलब कैजुअल वर्कर को यहाँ पे जो बंदे कॉन्ट्रैक्ट पे काम करेंगे उनको नहीं लिया जा रहा है। तो ये सारे होंगे जहाँ पे कंपनसेशन एप्लीकेबल होगा। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते, देखो, दिस एक्ट कंसिडर कंपनसेशन पेबल बाय एन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के द्वारा कंपनसेशन दिया जाएगा अपने ही वर्कमैन को इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट एज अ मेजर ऑफ रिलीफ। अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो उनकी मदद के लिए, उनके सिक्योरिटी के लिए उनको पैसा दिया जाएगा। तो ये सब था। ठीक है। अब ये एक्ट कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, देखो, दिस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन। अब यार, आर्मी के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं, आर्मी तो काम करना ही इतना खतरनाक है ना, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। इट इज ऑल्सो टू बी नोटेड दैट वर्कमैन हु आर कवर्ड बाय एम्प्लॉयज स्टेट, इट इज ऑल्सो टू बी नोटेड दैट द वर्कमैन, जो वर्कमैन एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में कवर्ड है, आर नॉट एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन अंडर एम्प्लॉयज। जो बंदे ईएसआईसी में कवर्ड है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो उनको यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि ईएसआईसी में भी तो डिसेबलमेंट, डिपेंडेंट बेनिफिट और ये सब उनको दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं इंडियन आर्मी को यहाँ पे कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा तो उनको नहीं, भैया इंडियन आर्मी को बहुत कंपनसेशन दिया जाता है, लेकिन उनके अपने ही सेपरेट लॉ है उसमें। डेफिनेशन देख ले कुछ। कमिश्नर, कमिश्नर मीन्स कमिश्नर फॉर एम्प्लॉयज कंपनसेशन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 20। वो कमिश्नर जो कमिश्नर अपॉइंट हुआ है एम्प्लॉयज कंपनसेशन के एक्ट में। कंपनसेशन क्या है, कंपनसेशन की डेफिनेशन है इस एक्ट में। नाउ डिपेंडेंट, हमने ऑलरेडी डिपेंडेंट पहले ही पढ़ा हुआ है, जो लोग डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना, उनकी अपनी जो जीवन के लिए किसी पे डिपेंड होना, उसको डिपेंडेंट बोलते हैं। द फॉलोइंग रिलेशंस आर डिपेंडेंट, जो रिलेशन होंगे डिपेंडेंट के वो कैसे होंगे, किस किस को हम डिपेंडेंट बोल सकते हैं, विडो, विधवा हो गई, माइनर बच्चा, लेजिटिमेट सन, किसी को बच्चे को अगर उसने गोद लिया हुआ है, एन अनमैरिड लेजिटिमेट डॉटर, या फिर ऐसी बेटी जिसकी शादी नहीं हुई, और अ विडोड मदर, या उसकी मदर हो गई। ठीक है। द फॉलोइंग रिलेशंस आर डिपेंडेंट्स, कुछ और रिलेशंस है डिपेंडेंट्स के, दे आर होली डिपेंडेंट ऑन द अर्निंग ऑफ द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ जिस एम्प्लॉय की डेथ हुई है उसी के पैसों पे ये सब डिपेंडेंट थे। Sorry. जैसे उसके बच्चे, बेटा बेटी, हु हैज अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स और हु इज इनफर्म, चाहे उसने 18 साल की एज अटेंड कर ली हो गया हो, लेकिन डिपेंड उसी पे थे तो उसको भी डिपेंडेंट माना जाएगा। डिपेंडेंट के और रिलेशन डिफाइन कर दिए, विडोवर, विधवा, पेरेंट ऑफ अदर, देन अ विडोवर मदर, वही सासू माँ, ससुर जी, लेजिस्लेट सन, अपनाया हुआ बच्चा, माइनर, माइनर चाइल्ड, प्रीडिसेस्ड डॉटर, जिसके बच्चे बच्चे नहीं रहे, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट, नो पेरेंट। तो ये सारा एक बहुत बड़ा एक रिश्ता डिफाइन कर दिया। आप एक बार प्लेन रीडिंग कर लेना इसको।
और इसमें देख लेते हैं एम्प्लॉयर, मतलब किस बंदे को बोलेंगे ये कंपनी का ओनर है या फैक्ट्री का मालिक है। तो कोई भी बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड हो, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, वो एम्प्लॉयर कहलाएगा। एनी मैनेजिंग एजेंट ऑफ द एम्प्लॉयर, कोई मैनेजर काम कर रहा है एम्प्लॉयर के भी, आप उसको भी एम्प्लॉयर बोलेंगे। और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज एम्प्लॉयर, कोई मालिक ही मर गया, कोई कंपनी का ओनर ही मर गया, तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो भी एम्प्लॉयर कहलाएगा। अब ये देखो, ये सारे ना फॉर्म दिए गए कि कितने सारे, क्या आपके हाथ खत्म हो गए हैं या पूरे तरीके से हाथ दोनों खत्म हो गए, तो परसेंटेज कितना, अर्निंग पे कितना इफेक्ट आया है। 100% इफेक्ट आ गया, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। हाथ और पैर दोनों चले गए, 100% इफेक्ट आ गया, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये सारे फॉर्म भरे जाएंगे, आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। तब जाके उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। मिडिल फिंगर में ये दिक्कत हो गई है ना, रिंग और लिटिल फिंगर में ये दिक्कत हो गई, टोटल डिसेबलमेंट कैसे होगा। देखो, तो कोई बंदा है डिसेबलमेंट, उसको कब बोलेंगे, चाहे वो टेम्पररी हो या परमानेंट नेचर का हो। एज इन कैपेसिटी एंड एम्प्लॉय फॉर ऑल वर्क हिच वाज केबल टू परफॉर्म एट द टाइम एक्सीडेंट रिजल्टिंग सच, मतलब पहले वो कितना काम कर पा रहा था और इस एक्सीडेंट के बाद वो काम ही नहीं कर पा रहा, वो परफॉर्म नहीं कर पाता है, वो सारे काम नहीं कर पाता है, वो अनफिट हो चुका है किसी भी काम को करने के लिए, और किसी जगह उसको जॉब नहीं मिलेगी, तो उसे बोल देंगे टोटल डिसेबल। ठीक है, टोटल डिसेबलमेंट में जो परसेंटेज होंगे कि कितना है, 100% और मोर अर्निंग कैपेसिटी उसकी चली गई, अब वो पैसा कमा ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे ऐसे डिसेबलमेंट जिससे वो बिल्कुल पैसा नहीं कमा सकता, तो उसे टोटल डिसेबलमेंट बोल देंगे। वर्कमैन की डेफिनेशन हमने पहले भी देखा है, रेलवे सर्वेंट जो रेलवे में काम करते हैं, कैप्टन और अदर मेंबर जो एयरक्राफ्ट में काम करते हैं, हवाई जहाज में काम करते हैं, और कोई पर्सन जो ड्राइवर, हेल्पर, मैकेनिक, क्लीनर के तौर पे अपॉइंट हुआ है जो मोटर व्हीकल चलाने के लिए, उसको भी वर्कमैन बोलेंगे। और पर्सन जो कि किसी कंपनी के द्वारा बाहर काम कर रहा है, हु इज एम्प्लॉयड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर काम कर रहा है, शिप पे, एयरक्राफ्ट पे, मोटर व्हीकल और कंपनी पे, जो कि रजिस्टर्ड इंडिया, मतलब इंडिया में रजिस्टर्ड है लेकिन काम बाहर करवा रहे हैं उससे, तो वो भी बंदा इसमें कवर हो जाएगा, उसके लिए भी बेनिफिट है ये। और एम्प्लॉयड इन सच कैपेसिटी वेदर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज मेड बिफोर आफ्टर द पासिंग ऑफ दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट को बनने से पहले, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे ही क्यों ना काम कर रहा हो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को भी बोल देंगे कि ये वर्कर है। ठीक है, एम्प्लॉय किसे कहते हैं, जो रेलवे सर्वेंट है, रेलवे में काम कर रहा है, कोई मास्टर, सीमैन जो पानी के जहाज में जो मास्टर होता है, जो चालक होता है इस जहाज को, उसे मास्टर बोलते हैं, सीमैन बोलते हैं। कैप्टन हो गया हवाई जहाज के केस में, पर्सन जो ड्राइवर, हेल्पर, मैकेनिक, ये सब एम्प्लॉय में आ जाते हैं, चाहे वो इस एक्ट के बनने से पहले किसी भी तरीके से काम कर रहे हो किसी कंपनी के लिए। ठीक है ना, बट ये याद रखना, आर्म्ड फोर्सेज इंडियन आर्मी को इंक्लूड नहीं किया गया, जो या इंडियन आर्मी के साथ साथ और भी आर्म्ड फोर्सेज आ जाते हैं बहुत सारे अलग अलग टाइप के, वो सब कवर्ड नहीं है, शेड्यूल 2 को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सारे पॉइंट्स बस आपके नॉलेज के लिए दिए गए। देखो, नाउ एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी फॉर कंपनसेशन। अब एम्प्लॉयर्स की क्या लाइबिलिटी होती है, मतलब बिजनेस ओनर की क्या लाइबिलिटी होती है, तो देखो सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी फॉर कंपनसेशन इन केस ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज, कोई ऐसा डिजीज हो गया जो उसके काम की वजह से ही हुआ है, पर्सनल इंजरी हो गई, बहुत नुकसान हो गया उसको खुद का, प्रिस्क्राइब द मैटर द लाइबिलिटी कैन बी असर्टेन, तो उस केस में लाइबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी। इन केस ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज, उस बंदे का काम ही ऐसा है, तो उसकी फैक्ट्री ऐसी, इसमें हाई चांसेस है ऐसे बीमारी होने के, तो उसमें वेर एन एम्प्लॉयड इन, अब जैसे एक ऐसी कंपनी पे डस्ट बहुत होता है और काम, अब सोचो जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज हो रहा है, तो मतलब शोर मच रहा है, जहाँ पे आप 1 मिनट भी नहीं रुक सकते, वहाँ लोग वो लोग काम कर रहे होते हैं, तो उनके साथ ऑब्वियस सी बात है कई सारी प्रॉब्लम्स होंगी। अगर कोई आप डस्ट, थोड़ा सा डस्ट हो जाए तो आपको खांसी हो जाती है, और कोई बंदा काम ही कर रहा है डस्ट में, तो कोई कितनी सारी बीमारी हो जाएगी, तो उसे ऑक्यूपेशनल डिजीज बोला जाएगा। वेर एन एम्प्लॉय एम्प्लॉयड इन एनी एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड इन पार्ट ए ऑफ शेड्यूल 3 के पार्ट ए में, अगर कोई बंदा काम कर रहा है और उसको कोई डिजीज हो जाती है, एज एन, उसको हम ऑक्यूपेशनल डिजीज बोलेंगे, पिक्यूलियर टू दैट एम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से
वो एम्प्लॉयमेंट की वजह से ही वो हुई है। द कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ डिजीज शैल बी डीम्ड टू बी एन इंजरी। उसको वो डिजीज हो जाना, उसको बीमारी हो जाना ही हम उसको बोल देंगे कि ये इंजरी है या एक्सीडेंट है बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब काम करने की वजह से उसको ये बीमारी हो गई तो उसको इंजरी बोल देंगे और एक्सीडेंट बोल देंगे। वेयर द एम्प्लॉई एम्प्लॉयड इन एनी एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाई, मतलब वही है शेड्यूल 3 में जो जो हमने कंपनीज के नाम देखे हैं, अगर उसमें कोई काम कर रहा है कंटिन्यूस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 6 मंथ, कम से कम 6 महीने के लिए उसने काम किया हो और उसको ऐसी बीमारी हो गई है तो ही उसको बोल देंगे कि ये जो इंजरी हुआ एक्सीडेंट हुआ है ये एम्प्लॉयमेंट की वजह से ही है। इफ एन एम्प्लॉय whilst in service of one or more employers in any employment पार्ट सी ऑफ शेड्यूल थ्री के पार्ट सी के अकॉर्डिंग अगर एक कंपनी या दूसरी एक से ज़्यादा कंपनी के लिए वो काम करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कंटिन्यूस पीरियड बोला है वो उसने फॉलो किया है और उसको ऐसी बीमारी हो जाती है तो तो माना जाएगा कि इसको जो बीमारी हुई है वो नौकरी के लिए की वजह से ही हुई है। बाकी ये कोई इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, वही अब शेड्यूल 3 में सारा का सारा लिस्ट दिया गया है कि कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, कौन कौन सी कंपनी या कौन कौन सी बीमारी के नाम दे दिए गए। तो वो एक प्लेन रीडिंग का है, समझाने वाला कुछ भी नहीं है इसमें, बीमारियों के नाम दिए गए। ये देख लेते हैं। इन केस ऑफ पर्सनल इंजरी, एज रिगार्ड्स पर्सनल इंजरी द एम्प्लॉयर बिकम्स लायबल इफ द इंजरी इज कॉज्ड टू एन एम्प्लॉय बाय एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ, मतलब काम करने के दौरान किसी एम्प्लॉय को क्या एक्सीडेंट हो जाता है और उसको पर्सनली इंजरी हो गई, जैसे हाथ पैर टूट गया, तो एम्प्लॉयर की ड्यूटी बनती है कि वो ऐसे एम्प्लॉय की नुकसान की भरपाई करे। पर्सनल इंजरी देखो, देयर मस्ट बी पर्सनल इंजरी कॉस्ट टू एम्प्लॉय। पर्सनल इंजरी क्या होता है? इंजरी एम्प्लॉय फिजिकली उसको इंजरी हो गई, बॉडी इंजर्ड हो गया, ठीक है, एक्सीडेंट के लिए। सच पर्सन विल ऑल्सो इंक्लूड नर्वस शॉक, मतलब कई बार बंदे शॉक हो जाते हैं या मेंटली डिस्टर्ब हो गए, ब्रेक डाउन हो गया, तो समझ में नहीं आ रहा है उनको कुछ भी, तो ये सब पर्सनल इंजरी में आ जाएगा। एक्सीडेंट किसे बोलते हैं? द पर्सनल इंजरी मस्ट बी कॉज बाय, और ये एक्सीडेंट की वजह से पर्सनल इंजरी होनी चाहिए। द टर्म एक्सीडेंट हैज नॉट बीन डिफाइंड, एक्सीडेंट को डिफाइन नहीं किया, बट मान लेते हैं ऐसा एक्सीडेंट जिसकी वजह से, नॉर्मली टर्म्स में एक्सीडेंट किसे बोलते हैं? अनवांटेड इवेंट, ये होना नहीं चाहिए था, नॉट एक्सपेक्टेड नॉट डिजाइन, फिर भी ये हो गया तो उसी को एक्सीडेंट बोलते हैं। और ये चीज हमेशा याद रखना कि एक्सीडेंट किसकी वजह से हो, अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एट द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब उसकी नौकरी की वजह से ये एक्सीडेंट या नौकरी के दौरान काम करते टाइम ऐसा हुआ है तो ही एम्प्लॉयर लायबल होगा, घर पे हुआ तो नहीं लायबल होगा, ठीक है ना। अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब कैजुअल कनेक्शन बिटवीन द एम्प्लॉयमेंट एंड द एक्सीडेंटल इंजरी। arising out of employment by the expression arising out of employment suggests some casual connection between the employment and the accidental injury। भाई कब मानेंगे कि ये नौकरी के दौरान है या नौकरी की वजह से हुई है? जब उसका कनेक्शन होगा उस इवेंट से जो उसके साथ घटना घटी है। वैसे तो वो चाहेगा कि नहीं नहीं ये मेरी वजह से नहीं हुआ, ये काम करने की वजह से नहीं हुआ। रियल वर्ल्ड में क्या होता है, जैसे फैक्ट्री प्लेस में कुछ हो गया ना, तो फैक्ट्री के ओनर का दिल इतना कठोर होता है या वो इतने अंदर से मरे हुए इंसान होते हैं, वो क्या करते हैं फटाफट से कुछ गलत करने के लिए फैक्ट्री रजिस्टर से उस बंदे का नाम हटा देते हैं, बता देते हैं बंदा मेरे पास काम ही नहीं कर रहा था, अब सारे प्रूफ मिटाने की कोशिश में लग गई। भाई इंडिया है ये, यहाँ पे हर चीज़ का कुछ ना कुछ गलत तोड़ निकाल लेते हैं ताकि इसको कंपनसेशन ना देना पड़े, कंपनी की बदनामी ना हो, इस टाइप की चीज़ें होती है। अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के दौरान, एम्प्लॉयमेंट काम वो कर ही रहा था, एम्प्लॉयमेंट में था वो, वर्क प्लेस पे था वो, तब उसके साथ ऐसे एक्सीडेंट हो गई जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाएगा, तो इसको ये चीज बोल देंगे। थ्योरी ऑफ नोशनल एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये क्या है?
To make the employer liable, it is necessary that injury caused by accident must have arisen in the course of, ये वो सिचुएशन बताएगी कि कब माना जाएगा कि ये जो इंजरी है वो इस वजह से हुई है, एम्प्लॉयमेंट की वजह से। इट मीन्स दैट एक्सीडेंट मस्ट टेक प्लेस एट अ टाइम एंड प्लेस वेयर ही वाज डूइंग हिज मास्टर जॉब। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सीडेंट वहीं पे होना चाहिए जहाँ पे वो अपना टाइम देता था, जहाँ पे वो काम करता था, जहाँ पे अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता था। ड्यूटी का मतलब ये नहीं लिमिटेड पीरियड टाइम, भैया जब तक उसने काम किया हो, करने के दौरान अगर ऐसा हुआ तो मान लिया जाएगा। अब देखते हैं व्हेन एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल, कब एम्प्लॉयर लायबल नहीं रहेगा, कब कंपनसेशन नहीं देगा ये। व्हेन द इंजरी डज नॉट रिजल्ट इन डिसेबलमेंट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 डे, जो इंजरी हुई है उसकी वजह से 3 दिन से ज़्यादा का डिसेबलमेंट नहीं हुई, 3 दिन बाद वो बंदा फिट हो जाएगा तो उसको पैसे कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं है। व्हेन द इंजरी नॉट रिजल्टिंग इन डेथ परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी इज ड्यू टू एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन, अगर इन रीजन की वजह से या इन रीजन की वजह से उस बंदे की डेथ हो गई है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई है, तो उसको नहीं दिया जाए। अब कौन कौन से रीजन है देखो। द एम्प्लॉय वॉज एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक और ड्रग, बंदा दारू पिया हुआ था, ड्रग्स लिया हुआ था, तो उसको कुछ नहीं देंगे। द एम्प्लॉय विलफुली disobeyed an order expressly given or a rule expressly framed for the purpose of securing safety at workers, भैया जो उसको बताया गया था कि वर्कर्स की सेफ्टी के लिए ये सब करना है, उस बंदे ने जानबूझ के वो ऑर्डर नहीं माना। अब जैसे हम लोग अगर मान लेते बाइक चलाते हैं तो हमें बताएगा कि यार हेलमेट पहनो, फिर भी हम हेलमेट जानबूझ के नहीं पहनते, तो इसमें किसकी गलती है? हमारी गलती है। तो ऐसे ही है, अगर फैक्ट्री के नियम हैं बना रखे, आपने उसे फॉलो ही नहीं किया। द एम्प्लॉय विलफुली डिसरिगार्ड्स और रिमूव एनी सेफ्टी गार्ड्स, सेफ्टी गार्ड्स आपको पहनने थे, सेफ्टी गार्ड्स लेके जाने थे, सेफ्टी डिवाइसेज होने चाहिए था आपके पास, और जानबूझ के वो सेफ्टी डिवाइसेज लेके नहीं चल रहे हो, तो किसकी गलती है? तो ऐसे केस में अगर होता है परमानेंट डिसर्विसमेंट हो जाए, डेथ हो जाए, तो नहीं दिया जाएगा उसको कुछ। नाउ कंपनसेशन, amount of compensation, the amount of compensation payable to an employee to employee depends upon, अब ये अमाउंट ऑफ कंपनसेशन फिक्स नहीं है, लेकिन कैसे डिसाइड करेंगे? ये देखेंगे कि उसकी इंजरी किस नेचर की हुई है, एक्सीडेंट की वजह से। ये देखेंगे उसको मंथली वेजेस कितना दिया जा रहा था। ये देखेंगे कि भाई इसको लंप सम कितना अमाउंट दिया जा सकता है। देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन एन अडल्ट और माइनर वर्कर, अडल्ट और माइनर वर्कर के बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। एडल्ट वर्कर 18+ होते हैं, माइनर वर्कर 18 से नीचे होते हैं, लेकिन फैक्ट्री में 15 साल से 14 वर्ष से ऊपर के बच्चों को ही लेते हैं। आप और मैं बहुत ही प्रिविलेज फैमिली से हैं कि हमें मौका मिल रहा है पढ़ने का, हमें मौका मिल रहा है कुछ अच्छा करने का। नहीं तो ऐसे लोग बहुत हैं जिनको 14 वर्ष से या उससे भी कम उम्र से ही पैसे कमाने की जरूरत पड़ती है अपनी लिवलीहुड के लिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। तो अगर हमें मौका मिला है तो सर फोड़ लेते हैं इन किताबों में, ताकि हम कुछ अच्छे तरीके से काम करें, अच्छे तरीके से पैसे कमाएं। पैसे तो हर कोई कमा रहा है ना? ऐसा थोड़ी ना अगर हम 5 साल 10 साल किसी पढ़ाई में दे देते हैं तो भी तो पैसे ही कमाएंगे, और बिना पढ़ाई के भी तो पैसे ही कमाएंगे। लेकिन जो लाइफ स्टाइल है, जो हमारा तरीका होगा रहने का, वो कुछ अलग होगा। न्यू सेक्शन 4 प्रोवाइड्स फॉर कंपनसेशन। अब कंपनसेशन किस चीज़ के लिए दिया जाएगा? डेथ के लिए दिया जाएगा, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के लिए दिया जाएगा, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट के लिए दिया जाएगा, वेदर टोटल है पार्शियल। पार्शियल डिसेबल मतलब यार पूरे तरीके से डिसेबल नहीं हुआ, आधा अधूरा उसका हाथ पैर टूटा है, इस टाइप से। टेम्परेरी डिसेबलमेंट हो गया, वेदर टोटल या पार्शियल। तो इन सब के लिए पैसे उसको दिए जाएंगे। अब ये शेड्यूल 4 है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि कितने दिन इसने काम किया है, कितनी इसकी एज है, ये सब डिफाइन है। मीनिंग ऑफ कंपनसेशन, compensation has been defined under section 2(1)(c) of the act to mean compensation as provided by this act. The meaning of the term will be more clear in the following paragraph. तो अब देखते हैं क्या क्या है। देखो, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन इज पेबल इन द इवेंट ऑफ एन एम्प्लॉय मीटिंग विद एन एक्सीडेंट रिजल्टिंग टू टेम्पररी और परमानेंट डिसेबलमेंट और डिजीज, शेड्यूल 2 शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। ये बार बार रिपीटेड एक ही चीज़ बता रहे हैं कि ये अमाउंट ऑफ कंपनसेशन दिया जाएगा उस एम्प्लॉय को अगर उसकी एक्सीडेंट हो जाती है, चाहे टेम्पररी परमानेंट डिसेबलेंट हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, शेड्यूल 2 शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। बट अमाउंट कहीं डिफाइन है नहीं, बस उसको दिया जाएगा, इतना याद रखना, ठीक है ना? मैं इसलिए बोल रहा हूँ इस चैप्टर में काफ़ी चीज़ें हैं जो बताई नहीं गई है, मतलब शॉर्ट चीज़ें लिखी गई। कंपल्सन टू बी पेड व्हेन ड्यू एंड पेनल्टी फॉर फॉर डिफॉल्ट, कंपल्सेशन दिया जाएगा
टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ कंपनसेशन भी है, जब उसको पैसे की जरूरत होगी तभी तो दोगे ना, तो इसलिए टाइम भी है। दैट कंपनसेशन अंडर सेक्शन 4 शैल बी पेड एज सून एज इट फॉल्स। यहाँ पे कंफर्म डेट नहीं है भैया, जब फॉल हो जाए, जब ऐसा कुछ हो गया तो उसको दिया जाएगा। नहीं तो एम्प्लॉयर को प्रोविजनली पेमेंट करना होगा, कमिश्नर डिसाइड करेगा कि यार तुम इसको इतना दे दो। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, ये भी ऐसे ही है, कुछ नहीं है ऐसा, कहीं पे डिफाइन नहीं है चीज़ें ना, ये वाला पॉइंट रह जाता है। एक इम्पोर्टेंट है ये, अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर्स। कमिश्नर के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, ये लोग ऐसे एम्प्लॉयर को, ऐसे वर्कर, वैसे फैक्ट्री ओनर को पकड़ के रखेंगे। सेक्शन 20 as amended by the Workmen Compensation Amendment Act 2009 provides that state government by notification the official gazette, भारत मतलब जो राज्य की सरकार होगी वो नोटिफिकेशन देगी, appoint any person who or is member of a state judicial service for a period not less than 5 years। जो स्टेट जुडिशियल सर्विस में स्टेट पीसीएस निकाल के गया होगा बंदा, कम से कम 5 साल का उसके पास एक्सपीरियंस हो, ठीक है ना, वो उस बंदे को अपॉइंट कर सकते हैं एज ए कमिश्नर। उसको क्या अपॉइंट कर देंगे, कमिश्नर फॉर एम्प्लॉइज कंपनसेशन। अब देखो, एवरी कमिश्नर शैल बी डीम्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट। सारे कमिश्नर हमारे पब्लिक के नौकर माने जाएंगे विद द मीनिंग ऑफ द इंडियन पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग। तो इसलिए बिना डरे, बिना हिचकिचाए ऐसे लोगों के पास हमें जाना चाहिए। अब चलते हैं अपील। जब कहाँ पे अपील कब होती है, केस कर देते हैं, उस केस या कोई ऑर्डर दे दिया उसके खिलाफ जाना चाहते हैं, तो एन अपील शैल लाई टू द हाई कोर्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ कमिश्नर। कमिश्नर ने कोई ऑर्डर दिया, उसके अगेंस्ट हम अपील करना चाहते हैं तो आपको हाई कोर्ट में अपील करना होगा। An order awarding as compensation a lump sum, whether by way of redemption of a half monthly payment or otherwise disallowing a claim in full or part of a, मतलब कोई बंदा नहीं देना चाहता है, कंपनसेशन ही नहीं देना चाहता, चाहे वो हाफ मंथली पेमेंट हो या फिर क्लेम हो, और कमिश्नर ने ऑर्डर भी दे दिया कि भाई इतना तो वो अपील करेगा। एन ऑर्डर अवॉर्डिंग इंटरेस्ट और पेनल्टी, कमिश्नर ने ऑर्डर दे दिया, अवार्ड मतलब क्या होता है, ऑर्डर देना कि भैया इंटरेस्ट दो, पेनल्टी दो, वो नहीं देना चाहता है कंपनी का ओनर, तो वो अपील कर देगा। एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू अलाउ रिडम्पशन ऑफ अ हाफ मंथली पेमेंट, ऑर्डर दे दिया कि भैया हाफ मंथली पेमेंट नहीं दी जाएगी, पूरा का पूरा दो, तो अब उस ऑर्डर के खिलाफ जा रहे हो, नहीं नहीं मुझे तो हाफ मंथली पेमेंट ही करनी है, तो आपके पास रह जाता है अपील का ऑप्शन। An order providing for the distribution of compensation among the dependents of a deceased employee or allowing any claim of person alleging himself to be a such dependent। उसने ऑर्डर दे दिया कि ये इसके डिपेंडेंट है, ये इसके डिजीज एम्प्लॉय के डिपेंडेंट है, इसको पैसा दो, कंपनी के ओनर कह रहे नहीं नहीं देना मुझे, तो अपील कर दो। अपील करके फिर कोर्ट डिसाइड करेगी कि कौन ठीक है। एन ऑर्डर अलाउइंग डिसअलाउइंग एनी क्लेम ऑन द अमाउंट ऑफ एन इंडेमनिटी अंडर द प्रोविजन, कोई ऐसा ऑर्डर दे दिया जो क्लेम के अमाउंट को कम कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो भी अगेंस्ट जा सकते हैं। एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू रजिस्टर a memorandum of agreement or registering the same or providing therefor registration of the same subject to the condition, कोई ऐसा ऑर्डर दे दिया जो रजिस्टर कर नहीं कर रहा है, या रजिस्टर करने में दिक्कत हो रही है, या रजिस्ट्रेशन के लिए कैंसिल कर दिया, रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं मान रहे हैं, तो उस ऑर्डर के खिलाफ जा सकते हैं। सच अपील शुड बी फाइल विद इन 60 डेज ऑफ ऑर्डर, जब उसने ऑर्डर दिया उसके 60 दिन के अंदर अंदर अपील फाइल करना होगा हाई कोर्ट में। Now, no appeal shall lie unless the following requirements are filled। कौन कौन से केसेस में अपील नहीं कर सकता, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। देखो जब लॉ की इन्वॉल्वमेंट होगी तो अपील नहीं कर सकते हैं। लॉ मतलब कि लॉ ही क्लियर नहीं है कि ये डिसेबलमेंट माना जाएगा, ये नहीं माना जाएगा। अगर लॉ ये क्लियर है ना कि अगर हाथ टूटना डिसेबलमेंट है, तो ऐसे केसेस में आप जा सकते हो कि हाँ ठीक है। लेकिन अगर लॉ नहीं है क्लियर की हाथ टूटना बोलेंगे किसे, तो ऐसे केस में अपील नहीं जा सकते। फैक्ट फैक्ट की बातें होंगी ना, फैक्ट के ऊपर अगर सारे केसेस होंगे, फैक्ट और लॉ दो चीजों पे केसेस होते हैं।
लॉ क्लियर नहीं है तो लॉ क्लियर नहीं, तो इसमें नहीं जा सकते अपील में। और फैक्ट क्लियर नहीं है, हुआ या नहीं हुआ, कोई घटना घटी या नहीं घटी, तो फिर यहाँ पे जा सकते हैं। इन केस ऑफ ऑर्डर अदर देन ऑर्डर refusing to allow redemption of a half monthly payment unless the amount of dispute is the appeal is not less than 300 rupees। मतलब कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से 300 रुपये की बात आ रही है और उसके डिस्प्यूट के लिए अपील में जाना ठीक नहीं है, तो आप अपील नहीं कर सकते। द मेमोरेंडम ऑफ अपील शुड बी accompanied by a certificate by the commissioner to the effect that the applicant has deposited with the amount payable। अगर डिपॉजिट ही नहीं किया है, अपील करने के लिए डिपॉजिट करना होता है, अमाउंट डिपॉजिट करना, जो भी अमाउंट डिस्प्यूट में है वो डिपॉजिट करना पड़ता है। अगर वो डिपॉजिट नहीं कर रहे हो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी या कमिश्नर के पास, तो फिर अपील में नहीं जा सकते। ठीक है। The appeal does not relate to any case in which the parties have agreed to abide by the decision of commissioner or which the order of commission gives effect to agreement come to the parties। जो अपील है वो ऐसे चीजों से रिलेटेड है ही नहीं जो कमिश्नर की बात बताई या कमिश्नर के ऑर्डर्स की। तो कमिश्नर का ऑर्डर ही जिसमें इन्वॉल्व नहीं है, उसके लिए अपील करने की क्या जरूरत है? अपील नहीं आप कर सकते हैं। ठीक है। नाउ रिकवरी, कमिश्नर के पास पावर है कि वो रिकवर कर सकता है एनी अमाउंट पेबल बाय अ पर्सन अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट में किसी भी बंदे से अगर कोई पैसा लेना है, एम्प्लॉयर से ही लेना होगा। एग्रीमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन और कमिश्नर शैल बी डीम्ड टू द पब्लिक। ऐसे केस में कमिश्नर पब्लिक ऑफिसर माना जाएगा और उसके पास फिर राइट हो जाएंगे रेवेन्यू रिकवरी एक्ट के अकॉर्डिंग कि भैया रिकवर कर लो, ऐसे लोगों से रिकवरी करने लग जाएंगे। तो भाई ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। हमने इसके साथ इसके सिलेबस को भी फिनिश कर लिया है। ठीक है ना। तो अब मुस्कुरा दो और ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दो। और बेस्ट ऑफ लक इसलिए बोलूँगा कि आपको वो सब चीज़ें याद रहे, या जो सिंपल चीज़ें वही आ जाए एग्जाम में। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा इन सारे लेक्चर्स को देखने के बाद। एकदम से जो एक इंडस्ट्रियल लॉ का जो था दिमाग में कि यार पता नहीं क्या है इसमें, उसका आइडिया लग गया होगा कि हाँ इंडस्ट्रियल लॉ यही है जो आपके सिलेबस में दिया गया है। वैसे तो मैंने इससे भी ज़्यादा बहुत सारे अलग अलग एक्ट भी पढ़े, इससे भी मज़ेदार चीज़ें और हैं दूसरे दूसरे एक्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, लेकिन आपके सिलेबस में इतना ही था तो मैंने वो सब एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दो और इस सारे सब्जेक्ट्स को ना अच्छे से याद रखो, बहुत काम आने वाले हैं ये सारे टॉपिक्स। चलो जी, मिलते हैं किसी नए सब्जेक्ट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।